अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्यूनिटी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, डैट इज़ लिम्फोसाइट। पिछली क्लास में हमने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस किया और उसके काफ़ी सारे सेलुलर एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। अभी जो है हम सेल्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की और आज का टॉपिक जो होगा डैट विल बी मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द टी लिम्फोसाइट्स। ओके जी। सो अगर हम लिम्फोसाइट्स की बेसिकली आपको पता है दो मेजर टाइप्स होती हैं। द वन इज bone marrow derived lymphocyte, that is B lymphocyte, and the second one is thymus derived lymphocyte, that is T lymphocyte. T lymphocytes are the cell, basically they mature in the thymus, and the B lymphocyte are the cells of the immune system, they mature in the bone marrow. Okay, बेसिकली ऑब्वियसली बनते दोनों बोन मैरो के अंदर ही हैं। देन जो टी लिम्फोसाइट है ये थाइमस में चला जाता है, वहाँ पर इसकी मेचुरेशन होती है, इसको हम अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, डिस्कस करने से पहले कि ये थाइमस में कैसे जाएगा, वहाँ पर कैसे इसकी पॉजिटिव सिलेक्शन, नेगेटिव सिलेक्शन, ये सारे प्रोसेस कैसे होंगे और ये भी डिफरेंट टाइप्स में कैसे कन्वर्ट होगा, उससे पहले ना हम इसकी दो मेजर टाइप्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर हम उनको पहले डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा उनकी फंक्शन आपको समझ आ जाएंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं बेसिकली दे आर टी हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक, ये बेसिकली रेगुलेटरी सेल है और ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये किलर सेल है। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल दिस इज साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड दिस इज हेल्पर टी सेल, तो जो दो कॉमन मेजर प्रोटीन है, टी सेल रिसेप्टर इसके ऊपर भी होगा, टी सेल रिसेप्टर इसके ऊपर भी होगा। ठीक, ये दोनों बातें मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इसका आगे आपको कॉन्सेप्ट लेने में ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो दिस विल बी टी सेल रिसेप्टर जो कि टी हेल्पर के ऊपर भी प्रेजेंट है और टी सेल रिसेप्टर जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर भी प्रेजेंट है। इस टी सेल रिसेप्टर का बेसिकली काम ये होता है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना होता है और उससे बाइंड करना होता है। ठीक है, वो क्यों बाइंड करना हो, क्या उस बाइंडिंग के बाद कैसे एक्टिवेशन होगी, वो सब सारी बातें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, एंटीजन के साथ जो इसको एक्सप्रेस की जाएगी उसके साथ बाइंड करना होता है इसमें। और इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल के ऊपर एक और प्रोटीन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज CD8 प्रोटीन। और हेल्पर टी सेल के ऊपर जो प्रोटीन होती है दैट इज कॉल्ड एज CD4 प्रोटीन। सो दिस इज द रीजन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को हम CD8 प्लस सेल्स भी कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा CD8 प्लस सेल, इसका मतलब जब CD8 प्लस सेल्स, उसका मतलब है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द साइटोटॉक्सिक टी सेल, क्योंकि इसके ऊपर एक CD8 प्रोटीन है, तो CD8 प्लस सेल यानी कि CD8 रखने वाले सेल। और ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनको हम CD4 प्लस सेल कहेंगे क्योंकि इनके ऊपर CD4 प्रोटीन है, सो दे विल बी कॉल्ड एज CD4 प्लस सेल क्योंकि इनके ऊपर ये प्रोटीन होती है। ठीक है, CD8 प्लस सेल और CD4 प्लस सेल। अब इस टी सेल रिसेप्टर का और CD4 और इस टी सेल रिसेप्टर और CD8 प्रोटीन का क्या फंक्शन है इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं जाऊंगा कि ये थाइमस जो है मैच्योर कैसे होगा और सारे उनकी तरफ। अच्छा, जो टी हेल्पर सेल्स हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जब ये प्रिकर्सर टी सेल जो बोन मैरो से बनता है वो लिम्फ नोड में जाता है, उसे अभी नहीं पता कि उसने हेल्पर टी सेल बनना है या साइटोटॉक्सिक टी सेल बनना है। ठीक है, उसे ये नहीं पता होता, वो प्रिकर्सर टी सेल होता है जो कि बोन मैरो के अंदर सॉरी लिम्फ थाइमस के अंदर चला जाता है और बाहर जब निकलता है तो मैच्योर हो गया, जब बाहर निकलेगा तो या वो टी हेल्पर सेल होगा या वो साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा। लेकिन जब अंदर वो जा रहा होता है तो उसे नहीं पता होता कि उसने क्या बनना है, इन दोनों में से कौन सा सेल बनना चाहता है वो उसे अभी तक नहीं पता होता। अब इनके फंक्शन क्या है, बेसिकली दोनों सेल जब थाइमस में मैच्योर होते हैं, जैस ये बनेगा ये बनेगा, दे विल मूव टुवर्ड द नियरेस्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स हो गए या स्प्लीन वगैरह में मूव कर देंगे और वहां पर ये स्टे करेंगे। ठीक, CD हेल्पर टी सेल भी और CD8 भी। ठीक, अब होगा क्या कि जैसे ही कोई, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे ही किसी टिश्यू में कोई इन्फेक्शन होगा तो वहाँ का जो फॉर एग्जांपल दिस इज अ
टिश्यू। ठीक, जैसे यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया एंटर होता है तो वहाँ का जो रेजिडेंट एपीसी होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे मैक्रोफेज, वो क्या करेंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करने के बाद इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देंगे और देन क्या करेंगे, अपनी MHC2 प्रोटीन के जरिए इन फ्रेगमेंट्स को अपने ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। ये सिस्टम कहाँ पे हो रहा है, हमारे टिश्यूज में हो रहा है। हर टिश्यू में मैक्रोफेज होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन जाता है तो वो क्या करते हैं, मैक्रोफेज उसको इनगल्फ करते हैं, फैगोसाइट करते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस के बाद उसके फ्रेगमेंट को अपने MHC2 प्रोटीन के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई। देन यहाँ से ये लिम्फ नोड में चले जाएंगी। और अभी मैंने क्या बताया था कि लिम्फ नोड में कौन है, लिम्फ नोड में ये दोनों सेल्स बैठे हुए हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, CD8+ सेल और CD4+ सेल थाइमस से निकलने के बाद ये लिम्फ नोड के अंदर बैठे हुए हैं। और ऊपर से ये भी जैसे इन्फेक्शन होया बैक्टीरिया के एंटीजन को लेके या कोई भी और वायरस के एंटीजन को लेके, ये भी लिम्फ नोड में चला गया। अब ये सारे लिम्फ नोड में इकट्ठे हो गए हैं। आप करेंगे क्या, बेसिकली ये जो एपीसी है, ठीक है, मैक्रोफेज है, एपीसी बेसिकली मैंने बताया था आपको 3 तरह के होते हैं, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल। 3 तरह के, मतलब 3 एग्जांपल्स हैं एपीसी सेल्स की, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इन 3 एग्जांपल मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल्स हैं जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर सकते हैं। किसको, इस हेल्पर टी सेल को। अब क्या करेंगे, ये जो मैक्रोफेज है, ठीक, ये आ गया यहाँ पर लिम्फ नोड में आ गया। अब लिम्फ नोड में आ गया और इसने अपनी MHC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 प्रोटीन के जरिए उस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को, उस बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स को अपने ऊपर एक्सप्रेस किया। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो CD4 ये हेल्पर टी सेल है जो लिम्फ नोड में बैठा हुआ है, ये बेसिकली क्या करेगा, चलिए मैं इसके सेक्टर को थोड़ा सा ना इस तरफ करके बनाता हूँ ताकि इंटरेक्शन आसान हो जाए। ये क्या करेगा, ये अपने टी सेल रिसेप्टर के जरिए, अभी हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर होता है ना जी, इसके ऊपर भी होता है, इसके भी होता है। टी सेल रिसेप्टर के जरिए इस एंटीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर कौन सी प्रोटीन पड़ी थी हमने, CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन के जरिए, ये CD4 प्रोटीन के जरिए ये MHC2 के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब ये बॉन्ड बनेगा तो अब ये जो हेल्पर टी सेल है, CD4 सेल्स है, ये एक्टिव हो गया। पहले ये एक्टिव नहीं था, थाइमस से आया था, लिम्फ नोड में बैठा हुआ था, एक्टिव नहीं था, बस ऐसे बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही एपीसी आया टिश्यू से कि भाई मेरे ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया, ये उसका एंटीजन है, ये मैं पकड़ के ले गया हूँ, ये देखो एंटीजन, और ये एंटीजन उसने प्रेजेंट किया कि इसको हेल्पर टी सेल को, भाई ये एंटीजन है, ये बैक्टीरिया हमारे टिश्यू के अंदर बैठा हुआ है, ये देखो। तो अब ये एक्टिव हो जाएगा, अब ये एक्टिव हो जाएगा। सो एपीसी बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 3 टाइप्स होती हैं इसकी, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स। ठीक है, और ये इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने एंटीजन को पकड़ना है अपने टिश्यू से, जहां पर भी स्किन के अंदर, लंग्स के अंदर या हमारे लीवर के अंदर कहीं भी एंटीजन को पकड़ना है और जाके नियरेस्ट लिम्फ नोड में बैठा हुआ जो हेल्पर टी सेल है, जो CD4+ सेल है, उसको जाके अपनी MHC2 प्रोटीन के जरिए उस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को CD4 को प्रेजेंट कर देना है। तो ऐसे सेल्स को हम एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, के एंटीजन को प्रेजेंट करने वाले सेल कहते हैं। जब इसने ये कर दिया, अब ये CD4 है जो ये एक्टिवेट हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जब CD4 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगा, जिसकी अब डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगा और ये CD8 को भी एक्टिवेट कर देगा। हेल्पर टी सेल आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल it will convert TH, activate TH1 and then it will this TH1 will activate cytotoxic T cells। ठीक, अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल भी एक्टिवेट हो गया। अब बेसिकली क्या होगा, अब हेल्पर टी सेल का आपको फंक्शन तो क्लियर आ गया है। जो हम यहाँ पर साइटोकाइंस हैं जो भी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 4 है, कैसे काम करते हैं, वो सारी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं जरा समराइज कर रहा हूँ आपको। ओके जी, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गया और हेल्पर टी सेल ने साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब इसका काम सिर्फ इतना ही है कि इसने बाकियों को एक्टिवेट करना है, बाकी टी सेल्स को, वो बाकी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना, और भी आगे हम पढ़ेंगे। अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जब ये एक्टिव हो गया, अब क्या होगा, अब दोबारा हम चलते हैं टिश्यू में। ठीक है जी, यहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैक किया था,
ठीक जी। और यहाँ से एपीसी जो है वो माइग्रेट करके आया था। ठीक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिश्यू, ये वो पूरा टिश्यू है जिसके ऊपर बैक्टीरिया ने अटैक किया था। अब उस टिश्यू के ऊपर अंदर बहुत से सेल्स भी होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर कोई वायरस या कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया, अब ये देखें सेल के अंदर चला गया। अब सेल के अंदर चला गया तो क्या होगा, ये जो सेल्स हैं, ये जिस सेल के अंदर ये भी उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। इन्होंने भी इस वायरस को, बैक्टीरिया को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। लाइसोसोमल एंजाइम इसके अंदर भी तो होते हैं ना, इन्होंने बैक्टीरिया को, फ्रेगमेंट को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया और इन्होंने भी उस फ्रेगमेंट को एक्सप्रेस किया अपनी प्रोटीन के ऊपर। MHC2 के ऊपर नहीं, MHC1 के जरिए, ठीक है। ये बताता हूँ ये MHC1 के जरिए क्यों किया जी, ठीक है जी। MHC1 के जरिए इस बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स को इन्होंने भी, ये नॉर्मल टिश्यू के इन्फेक्टेड सेल है, नॉर्मल टिश्यू के सेल है जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। अब उन्होंने उसको एक्सप्रेस कर दिया, किसको जी, एंटीजन को एक्सप्रेस कर दिया। किसके जरिए किया जी, MHC1 के जरिए। MHC1 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 प्रोटीन के जरिए इन्होंने एंटीजन उस बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट को एक्सप्रेस कर दिया, ठीक। अब इसका ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये जो CD8 सेल है, अब इसका रोल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं सेल यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, ये यहाँ से मूव करके टिश्यू में जाएगा और वहां पर जाके ये सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन समझाने के लिए जरा मैं उस सेल को आपको यहाँ पर आपके सामने शो कर रहा हूँ। ओके जी, ये वो सेल था जिसके अंदर बैक्टीरिया चला गया था, ठीक। और ये MHC1 प्रोटीन थी, इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया था और इन फ्रेगमेंट्स को MHC1 के ऊपर एक्सप्रेस किया गया था, ठीक। ये यहाँ पर सारा हो गया। अब एक्सप्रेस किया गया तो क्या हुआ कि CD8 के जो T सेल रिसेप्टर है, अब वो क्या करेगा, वो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो CD8 प्रोटीन है वो क्या करेगी जी, वो इस MHC1 के साथ बॉन्ड बनाएगी, MHC1 के साथ, ठीक। जब ये बॉन्ड बनेगा MHC1 इसका, तो ये CD8 जो सेल है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा जो कि पूरे के पूरे इन्फेक्टेड सेल को किल कर देंगे। गैरएंजाइम बी वगैरह, परफोरिन वगैरह, उसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे सेल को किल कर देगा। अब बात समझ आ गई आपको। अब 2 मिनट में समराइज करता हूँ। समरी क्या है जी, टी सेल टी हेल्पर होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं। हेल्पर टी सेल के ऊपर जो प्रोटीन होती है CD4 प्रोटीन होती है, इसलिए हमको CD4 प्लस सेल कहते हैं, CD4। और CD4 MHC2 के साथ बॉन्ड बना सकती है और MHC2 हर किसी के पास नहीं होता, सिर्फ APC के पास होता है और वो 3 है, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल, इन 3 के पास होता है। और वो जब कोई किसी टिश्यू में इन्फेक्शन होगा तो APC जो है वो वहाँ के एंटीजन को लेकर इसको आगे एक्सप्रेस करेंगे और ये MHC2 के साथ CD4 का बॉन्ड बनेगा, टी सेल का एंटीजन के साथ बॉन्ड बनेगा और हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएगा और वो बाकी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब क्या होगा, CD8, अब CD8 प्लस सेल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर जो प्रोटीन होती है वो होती है CD8। अब CD8 MHC2 के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक है, इसलिए APC कभी भी आगे इसको एंटीजन प्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि इसको करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास MHC2 है और MHC2 CD4 के साथ बॉन्ड बनाती है, CD8 के साथ बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक होगी बात। ओके, अब CD8 सेल एक्टिवेट हो चुका है। अब CD8 सेल क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा टिश्यू की तरफ, ट्रांस माइग्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट, इसको भी स्टडी करेंगे आगे कैसे माइग्रेट करते हैं। अब ये जो CD8 सेल है इसके ऊपर जो प्रोटीन होती है वो होती है CD8 प्रोटीन, और जो MHC1 प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के सारे न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर होती है, बॉडी के सारे न्यूक्लिएटेड सेल के ऊपर MHC1 प्रोटीन होती है। तो जब भी कोई सेल इन्फेक्शन के सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस पेनिट्रेट कर जाता है तो हर सेल उस एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करता है कि कोई है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो आगे मेरी मदद करे। तो जैसे इसने MHC1 के जरिए उस फ्रेगमेंट को, बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट को अपने ऊपर एक्सप्रेस किया तो साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 सेल फौरन आया कि यस आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, मैं हूँ तुम्हारी मदद के लिए,
मैं इसी काम के लिए बनाया गया हूँ और मैं यही काम करूँगा। वो आएगा, वो क्या करेगा जी, वो देखेगा जी इसने एंटीजन प्रेजेंट की हुई है, इसका मतलब इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या पैथोजन चला गया है, मुझे इस पूरे के पूरे सेल को मारना पड़ेगा। वो उसका बॉन्ड बनाएगा और जो CD8 है वो MHC1 के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ एंजाइम रिलीज करेगा और सेल को किल कर देगा। अब ये वाला काम हेल्पर सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि MHC1 जो है वो CD8 के साथ बॉन्ड बनाती है और हेल्पर सेल के पास CD4 है। ठीक होगी बात। सिमिलरली ये एक्टिव MHC जो APC ने प्रेजेंट किया था, ये वाला काम वो इसको नहीं कर सकता क्योंकि इसके बाद MHC2 है और MHC2 CD4 के साथ बॉन्ड बनाती है, CD8 के साथ नहीं। सो MHC1 ये किसके साथ बॉन्ड बनाती है जी, CD8 के साथ। MHC2 ये किसके साथ बॉन्ड बनाती है जी, CD4 के साथ। ठीक है, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अभी हम जरा देखते हैं जी थाइमस में ये जो सेल्स हैं कैसे, ये एक नॉर्मल टी सेल था जो बोन मैरो से बना, कैसे से पता है कि मैंने ये वाला सेल बनना है या मैंने साइटोटॉक्सिक टी सेल बनना है, क्योंकि ये दोनों सेल बनते हैं, ये दोनों सेल अलग अलग बन के निकलते हैं। यहाँ एक सेल था, अंदर से दो तरह के सेल निकल आए, ये कैसे प्रोसेस हुआ, ये सारी डिटेल अगली वीडियो में भी देखते हैं। स्टे विद मी, थैंक यू सर।